गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोमोलिक्यूल अपन देख रहे थे और बायोमोलिक्यूल में अपन क्या देख रहे थे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में अपन ने मोनोसेकेराइड देख लिए थे। डाइसेकेराइड जो था उसमें अपन ने एक देखा था केवल सुक्रोज। तो इससे नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखो डाइसेकेराइड में सुक्रोज अपन ने देखा था, उसके अलावा दो और यहाँ पर आपके सिलेबस में है। एक तो होता है माल्टोज और दूसरा होता है लैक्टोज। आप लोगों को ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि इन सब का फॉर्मूला सेम, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज तीनों का फॉर्मूला सेम। और क्या था ये फॉर्मूला? C12 है, H22 और O क्या था? 11। और कैसे सेकेराइड थे ये? डाइसेकेराइड। मतलब इनके जल अपघटन से दो मोनोसेकेराइड इकाई अपने को प्राप्त हो रही थी। तो सबसे पहले उठाते हैं अपन माल्टोज को। माल्ट शर्करा होती है ये। तो यहाँ पर देखते हैं माल्टोज, फॉर्मूला C12H22O11 होता है। किसकी उपस्थिति में टूटता है? पहले तो इसके कुछ भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं। देखो माल्टोज क्या होता है? जल में विलयशील, लेकिन जो अल्कोहल और ईथर होती है उसमें अविलयशील होता है। जल में क्या है ये? विलयशील, लेकिन किस में अविलयशील है? अल्कोहल या फिर ईथर, इन दोनों में क्या होता है? ये अविलयशील होता है। ध्यान क्या रखना है आपको? इसका गलनांक, और इसका गलनांक जो होता है 160 से 165 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो कितना होता है? 160 से 165 डिग्री सेंटीग्रेड तक या डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा इसको यदि घूर्णन देखते हैं तो ये कैसा होता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। कैसा होता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है और परिवर्तनशील घूर्णकता ये प्रदर्शित करता है, जैसा अपन ने किसमें देखा था? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ होता है और परिवर्तनशील घूर्णन कोणीय प्रदर्शित करता है। यदि विशिष्ट घूर्णन की बात करते हैं तो कितना होता है इसका? 136 डिग्री होता है। अब देखते हैं इसका अपघटन। तो माल्टेज एंजाइम और तनु अम्ल की उपस्थिति में टूट जाता है। तो जल अपघटन की बात कर रहे हैं। C12H22O11 प्लस H2 क्या है? तनु अम्ल, और एंजाइम कौन सा है? माल्टेज। तो इस एंजाइम की उपस्थिति में इसका विघटन हो जाएगा और क्या बनेगा? C6H12O6 और C6H12O6। ये दोनों जो मोनोसेकेराइड बन रहे हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? यहाँ पर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि माल्टोज का जो जल अपघटन होता है वो तनु अम्ल की उपस्थिति में और माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिससे दो अणु बनते हैं। और दो अणु किसके बनते हैं? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के। किसके बनते हैं ये? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के। तो बेसिक जो इसके है इंट्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है, तो इसका गलनांक कितना होता है? गलनांक कितना था? 160 से 165 डिग्री सेल्सियस था। कैसा था ये? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक था, जल में विलयशील था, अल्कोहल और ईथर में क्या था? ये अविलयशील था। विशिष्ट घूर्णन याद रहे तो रख लेना, बाकी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान क्या रखना है इंपॉर्टेंट कि माल्टोज जो है उसका जल अपघटन यदि करते हैं माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की दो इकाई अपने को यहाँ पर प्राप्त होती है। अब इसकी संरचना या हावर सूत्र की बात करें तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर? ये जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इकाई होती है ये C1C4 बंद कौन सा होता है? एक का तो C1 और दूसरे का C4। और क्या कहा जाता है इसको? ग्लाइकोसाइडी बंद। तो ये किससे जुड़ी होती हैं? C1C4 ग्लाइकोसाइडी बंद से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स अल्फा, तो जहाँ पर अल्फा आ जाता है केवल तीसरे का OH विपरीत था, बाकी सबके OH में कोई अपने को चेंज नहीं करना है। तो इसकी स्ट्रक्चर या यदि हावर सूत्र आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 6 सदस्यों की वैल्यू थी अपने पास में, किसको चेंज करना था? केवल थर्ड को। तो थर्ड में OH और H, HOH, HOH, HOH,
इधर क्या लिखना है, CH2OH और H। तो ये बनी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो था उसकी एक इकाई, ऐसे दो जुड़ रही है और किससे जुड़ रही है, C1C4 ग्लाइकोसाइडी बंध से। तो दूसरी इसके पास में बना लो। तो यहां पर मैं दूसरी इकाई बना रहा हूं इसकी इस प्रकार से। तो ये भी अल्फा ही है, तो तीसरे का OH और H, बाकी सब में H OH H OH H OH और CH2OH और H। अब देखिए C1C4 ग्लाइकोसाइडी बंध है, तो एक का तो C1 है, ये कौन सा कार्बन था, 1 2 3 4 5 और ये वाला था 6। इधर से आ जाओ, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका तो C1 और इसका C4 दोनों परस्पर क्रिया करेंगे, तो क्या बाहर निकलेगा यहाँ से, H2O। और जब H2O यहाँ से अपन बाहर निकाल देंगे तो बंध में केवल क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर O, केवल क्या बचेगा O। तो इसके बीच में आपको क्या दिखाना है, यहाँ पर O। तो ये जो बंध बनेगा इस प्रकार से बनेगा और क्या कहा जाएगा इसको, ग्लाइकोसाइडी बंध। और ये स्ट्रक्चर किसकी है अपने पास में, माल्टोज की। तो इस प्रकार से माल्टोज की स्ट्रक्चर होती है। और ये कौन सा बंध होता है इसके मध्य, ग्लाइकोसाइडी बंध, जो किसके मध्य बनता है, एक जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है उसके C1 और दूसरे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के C4 के मध्य, ये आपको ध्यान रखना है। और C1 पे मेन समूह था एल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पर ये जो इकाई है इसका एल्डिहाइड बंध में भाग नहीं ले रहा, और जब बंध में भाग नहीं ले रहा है तो कैसी शर्करा होती है, ये अपचायी शर्करा। पर सुक्रोज अपचायी शर्करा नहीं होती है, क्योंकि फ्रक्टोज का तो क्या था C2 और जो ग्लूकोज था उसका क्या था C1। तो दोनों के समूह वहां पर बंध निर्माण में भाग ले रहे थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपने पास में क्या, लैक्टोज। लैक्टोज, देखो लैक्टोज जो होता है फॉर्मूला सेम रहेगा, ये भी जल में विलयशील होता है, अल्कोहल और ईथर में अविलयशील होता है, लेकिन कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता। कैसा है स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टलीय होता है। यदि गलनांक की बात करें तो इसका होता है 203 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका क्या होता है, गलनांक होता है। ये भी कैसा होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक ही होता है और परिवर्तनशील घूर्णकता प्रदर्शित करता है। सिंपल नाम ध्यान रखना था, इसको क्या कहा जाता है, दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। इसका विशिष्ट घूर्णन है, ये था अपने पास में माल्टोज का, तो इसका अपने को नहीं लिखना है, बस ये ध्यान रखना है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है और परिवर्तनशील ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करता है। अब माल्टोज था तो माल्टेज एंजाइम था, यदि अपने पास में ये क्या है, माल्टोज न हो कि क्या है, लैक्टोज, तो उस स्थिति में एंजाइम कौन सा आएगा, लैक्टेज। तो इसकी उपस्थिति में टूटेगा और दो इकाई बनेगी, एक तो क्या बनेगा, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी प्लस गैलेक्टोज, और दूसरा बनेगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो ये दो इकाई बनेंगी। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि बीटा डी प्लस गैलेक्टोज है इसका तो जुड़ेगा C2 और बीटा डी प्लस ग्लूकोज है इसका जुड़ेगा C4, सॉरी इसका क्या था, C1। तो इसका C1 और इसका C4, ये आपको ध्यान रखना है। बीटा डी प्लस गैलेक्टोज का हमेशा C1 और बीटा डी प्लस ग्लूकोज का हमेशा C4, दोनों किसका निर्माण करेंगे, ग्लाइकोसाइडी बंध का। तो अब स्ट्रक्चर में चलते हैं। तो देखो सबसे पहले गैलेक्टोज की बात करें, यदि अपने को क्या लिखना है, बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, गैलेक्टोज जो होता है उसमें 4 नंबर का OH कहाँ होता है, ऊपर। रेड से लिख रहा हूँ तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। और बीटा है तो 1 और 3, कौन कौन से ऊपर जाएंगे, 1 और 3। तो 3 तो है ही, एक वाला OH ऊपर है और H कहाँ है, नीचे। तो ये बन गया बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। डिफरेंस ध्यान रखना है, बीटा में 1 3 OH ऊपर है, पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में एक डिफरेंस होता है। ग्लूकोज जो होता है उसमें 4 वाला OH हमेशा नीचे होता है, गैलेक्टोज में कहाँ होता है, ऊपर। अब बात करते हैं दूसरी इकाई क्या बनानी है अपने को, बीटा डी प्लस ग्लूकोज।
तो देखिए स्टूडेंट्स बीटा है ये, तो 3 तो है ही, किसको और चेंज करना है अपने को, इसको। तो यहाँ पर बीटा है तो OH और H, और ये क्या था H और OH। तो ये तो बन गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज, गैलेक्टोज, और ये बन गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब गैलेक्टोज का तो C1 और इसका C4, इनके मध्य बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, H2 निकालना है, पर बंध को किस प्रकार से दिखाएंगे, ऊपर से नीचे, मतलब एक तल में न होकर ये ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे। और ऐसा जो बंधन होता है ग्लाइकोसाइड ही होता है, लेकिन इसको कहा जाता है बीटा बंधन। नाम क्या होता है इसका, बीटा बंधन, या फिर पूरा लिखें तो बीटा ग्लाइकोसाइडी बंधन। तो ये स्ट्रक्चर आ जाती है अपने पास में किसकी, लैक्टोज की। तो यहाँ पर जो डाइसेकेराइड थे, सुक्रोज था, माल्टोज था, लैक्टोज था, वो तीनों के तीनों आपके यहाँ पर कंप्लीट है। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो स्टूडेंट्स पॉलीसेकेराइड के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ अपने को प्राप्त होती हैं। तो 10 से अधिक क्या बनेंगे यहाँ पर, मोनोसेकेराइड इकाई। तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं इनमें जो मोनोसेकेराइड इकाई बनती है, मतलब इनके जल अपघटन से जो मोनोसेकेराइड इकाई प्राप्त होती है, उसके आधार पर भी इनको 2 भागों में बांटा जाता है। तो बात करते हैं पॉलीसेकेराइड, 2 प्रकार के हैं, एक तो होता है सम पॉलीसेकेराइड और दूसरा होता है विषम पॉलीसेकेराइड। तो स्टूडेंट्स सम में क्या होता है कि जल अपघटन से प्राप्त सभी मोनोसेकेराइड इकाइयाँ एक ही प्रकार की होती हैं, जबकि विषम पॉलीसेकेराइड वो होगा जिसके जल अपघटन से प्राप्त मोनोसेकेराइड इकाई होती है वो एक से अधिक प्रकार की होती है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, पॉलीसेकेराइड, और कैसा हो गया, सम पॉलीसेकेराइड भी हो जाता है और विषम पॉलीसेकेराइड भी हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो आता है अपने पास में स्टार्च और दूसरा आता है सेल्यूलोज। फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्च C6H10O5 का होल n, ये इसका फॉर्मूला होता है, C6H10O5 का होल n होता है। अब स्टार्च की यदि बात करें तो इसके भी 2 भाग होते हैं, एक तो क्या होता है एमिलोज और एक होता है एमिलोपेक्टिन। दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो एमिलोज होता है इसको कहा जाता है अल्फा एमिलोज, और एमिलोपेक्टिन होता है इसको कहा जाता है बीटा एमिलोज। तो ये इनके क्या होते हैं, नाम होते हैं। तो एक तो है एमिलोज, दूसरा है एमिलोपेक्टिन। यदि बात करते हैं स्टार्च की, तो ये जो एमिलोज होता है ये स्टार्च का 10 से 20% भाग बनाता है, लेकिन यदि एमिलोपेक्टिन की बात करें तो ये कितना बनाएगा, 80 से 90% भाग बनाता है। जो एमिलोज होता है ये वाला भाग जल में विलयशील होता है, जबकि एमिलोपेक्टिन की बात करते हैं तो ये जल में क्या होता है, अविलयशील होता है। तो ये इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो स्टार्च की यदि बात करें फॉर्मूला है C6H10O5 का होल n, मतलब ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ परस्पर यहाँ पर जुड़ी हुई रहती हैं। 2 प्रकार का है, एक है एमिलोज और दूसरा है एमिलोपेक्टिन। एमिलोज को कहा जाता है अल्फा एमिलोज और एमिलोपेक्टिन को कहा जाता है बीटा एमिलोज। जो एमिलोज होता है 10 से 20% भाग बनाता है और जल में विलय होता है, किसका, स्टार्च का। और जो एमिलोपेक्टिन होता है या बीटा एमिलोज होता है ये 80 से 90% भाग बनाता है और जल में कैसा होता है, अविलयशील होता है। अब आपको इनकी यदि संगठक इकाई की बात करते हैं तो वो आपको याद होनी चाहिए, और इनकी संगठन इकाई क्या होती है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, किसकी, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन की। बस इनकी संरचना में डिफरेंस होता है। बंध कौन सा होगा, वही एमिलोज की बात करते हैं तो C1C4 ग्लाइकोसाइडी बंध, और सीधी श्रृंखला यहाँ पर इसकी होती है। एमिलोपेक्टिन की बात करते हैं तो यहाँ पर C1C4 ग्लाइकोसाइडी बंध से अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इकाइयाँ एक सीधी श्रृंखला बनाती हैं, और ये श्रृंखलाएं परस्पर C1C6 ग्लाइकोसाइडी बंध से जुड़कर क्या हो जाती हैं, साखित।
तो बाकी ये स्ट्रक्चर बताएंगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो संगठक इकाई है ये क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ध्यान से समझनी है, क्योंकि बार बार ग्लूकोज की स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट हो रही है। अब अल्फा की बात करते हैं तो केवल 1 वाला OH जो है, 3 वाला OH कहाँ करना है, ऊपर। तो देखो इसमें होता क्या है, इस प्रकार से इकाई होती है। बात कर रहे हैं यहाँ पर एमिलोज की, ठीक है स्टूडेंट्स। एक इकाई है, ऐसे ही कौन सी हो जाएगी, दूसरी इकाई आ जाएगी। ऑक्सीजन लगाना मत भूलना, आप लोग इस ऑक्सीजन को भूल जाते हो, यहाँ पे ये ऑक्सीजन लगाना ही होता है। ये आ गई मान लो तीसरी इकाई, और ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं। स्टार्च का जब जल अपघटन करते हैं तो N अणु यहाँ पे प्राप्त होते हैं। कैसे, अभिक्रिया पहले बता रखी है मैंने। N क्या ले लें, H2O, ठीक है। तो C कितना रहा, N अणु बनेंगे C6 के, H10 और 2 कितना हो जाएगा 12 है, O5 और 1 6। तो N अणु किसके बनते हैं, C6H12 O6 के, और C6H12 O6 ही यहाँ पर क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब अपने को क्या करना है, अल्फा है तो सभी जगह OH और H, OH और H, OH और H, ये थर्ड का OH मैंने कर दिया ऊपर। अब कुछ नहीं करना है, फर्स्ट है तो H और नीचे क्या आएगा OH, सेकंड है HOH, फोर्थ पे क्या है HOH, CH2OH और H। कुछ स्थान मैंने खाली छोड़े हैं, क्यों छोड़े हैं अभी आगे स्ट्रक्चर से समझ में आएंगे। यहाँ पर क्या है H, इधर HOH, इधर क्या है H, इधर क्या था CH2OH और H। ऐसे ही नेक्स्ट बना देंगे। इधर क्या है H, इधर OH लिखना है, HOH, H नीचे OH, CH2OH और H। तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसका OH और इसका OH, H2O निकल गया और किससे जुड़ जाएंगे, O से। तो ये तो हो गया इसका क्या C1 और ये हो गया 4। तो कौन सा ग्लाइकोसाइड बंध बताया था, C1C4 ग्लाइकोसाइड बंध से परस्पर जुड़ जाएंगे। ऐसे ये वाली इकाई का OH, इसका OH, H2O निकला, यहाँ से जुड़ गए। तो ये भी क्या बन गया, इसका 1 और इसका 4। आगे श्रृंखला चलती रहती है, तो यहाँ पर O लिख के इस प्रकार से इसको दिखाया जा सकता है कि ये आगे बढ़ जाएगी, और इधर भी O लिख के इस प्रकार से इसको दिखाया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनी है, ये है अपने पास में एमिलोज की। तो इसमें क्या होता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इकाई C1C4 ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़कर सीधी श्रृंखलाओं का निर्माण कर लेती है। तो ये एक सीधी श्रृंखला बन गई। तो इतना पार्ट तो होता है एमिलोज का, ऐसी श्रृंखला सीधी है तो वो होगा एमिलोज। यदि बात कर रहे थे एमिलोपेक्टिन की, तो डिफरेंस क्या बताया था कि C1C4 ग्लाइकोसाइड बंध से अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इकाई परस्पर जुड़कर सीधी श्रृंखलाएं बनाती हैं, और ये श्रृंखलाएं क्या होती हैं, C1C6 ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़कर साखित हो जाती है। तो कैसे साखित होती है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये है अपने पास में इसका 1, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ तो उसका C1C6 यहाँ पर जोड़ देंगे अपन इस प्रकार से। मान लो ये कोई दूसरी श्रृंखला है और ये इस प्रकार से आगे चल रही है। मान लो मैं इसको पीछे बना देता हूँ, ये लो, आगे बोर्ड पे जगह नहीं है, पीछे बना दो। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या आना चाहिए C6। तो जब C6 लेना है तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इसके नीचे लेके आ जाओ, O इस प्रकार से। अब अल्फा ई है तो तीसरे का OH H, OH H, मतलब ये जो श्रृंखला है इसका रिपीटेशन यहाँ पर है। तो रिपीटेशन में इधर देखो क्या था अपने पास में CH2OH H, इधर क्या था H, इधर O, आगे श्रृंखला बढ़ रही थी। इधर आ जाओ, क्या था अपने पास में HOH, इधर क्या था HO ग्लाइकोसाइड बंध H, इधर क्या है HOH, इधर क्या था H, O से आगे श्रृंखला बढ़ जाएगी। और यहाँ पर था CH2 और ऊपर था OH, ठीक है, और नीचे क्या था H। अब इसका OH है, ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा।
तो यहाँ पर ये जो बंध बनेगा ये इन दोनों के बीच में बनेगा इस प्रकार से। तो H2O इसका OH क्रिया करेंगे, H2O बाहर निकल जाएगा और ये किससे जुड़ जाएंगे, O से जुड़ जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसमें क्या देख रहे हैं अपन कि जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है इसकी जो इकाइयाँ होती हैं C1C4 ग्लाइकोसाइड इस बंध से जुड़कर एक सीधी श्रृंखला बना रही है, और ये जो श्रृंखलाएं होती हैं ये C1C6, इसको देखिएगा स्टूडेंट्स, गौर से देखना है आपको, ये 1 है और ये क्या है 6। आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हो, सबसे मोटी समस्या आपके पास क्या आती है, इस O को भूल जाते हो या फिर CH2 को भूल जाते हो। तो ऐसा आपके पास में नहीं होना चाहिए। अपने को पता है कि इसका OH और इसका OH दोनों क्रिया कर रहे हैं भाई, तो H2O निकालना है तो कौन बचेगा, O। तो ये इसका 1 और ये 6 दोनों जुड़े और श्रृंखला कैसी होगी, साखित। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी अपने पास में, एमिलोपेक्टिन की, जिसे क्या कहा जाता है, बीटा एमिलोज भी कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट बच रहा है अपने पास में वो आता है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज का यदि फॉर्मूला देखते हैं तो सेम ही होता है, क्या होता है, वही C6H10O5 होल N। ध्यान क्या रखना था, ग्लूकोज फ्रक्टोज का सेम था, गैलेक्टोज का सेम था, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज सबका फॉर्मूला C6H12O6। ऐसे ही क्या था, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज सबका फॉर्मूला सेम, कितना था, C12H22O11। और ऐसे ही क्या है, स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों का फॉर्मूला सेम, C6HNO5 का होल N। अब जो डिफरेंस है वो सुनो, किसको देख रहे हैं, सेल्यूलोज को। तो देखो सेल्यूलोज क्या होता है, मेनली कोशिका भित्ति जो होती है उसका मुख्य अवयव होता है। तो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। यदि इसका जल अपघटन अपन करते हैं, H2 N अणु ले रहे हैं इसके, तो क्या बनेगा, NC6H12O6, पर ये अल्फा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, जो ध्यान रखना है वो बीटा डी प्लस ग्लूकोज। समझ में आया स्टूडेंट्स। यदि किसको देख रहे थे यहाँ पर, बोलो, स्टार्च को, तो ये बीटा नहीं बन रहा था, क्या बन रहा था, अल्फा। तो स्टार्च के जल अपघटन से अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इकाई प्राप्त हो रही थी, जबकि सेल्यूलोज का जल अपघटन करेंगे तो कौन सी प्राप्त होती है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज इकाई अपने को प्राप्त होती है। और ये क्या होती हैं, परस्पर वही C1C4 ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ी होती है और सीधी श्रृंखला का निर्माण कर लेती है। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने योग्य बात है स्ट्रक्चर की, वो क्या ध्यान रखना है, एक सीधी श्रृंखला आपको बनानी है, किसकी, बीटा डी प्लस ग्लूकोज इकाइयों की। आगे बढ़ा सकते हैं इसको कितना भी, क्योंकि N अणु है। तो बीटा है, बीटा का मतलब तीसरे के साथ साथ पहला का OH कहाँ जाएगा, ऊपर, तीसरा और तीसरे के साथ साथ पहले का OH कहाँ जाएगा, ऊपर। ये कौन सा है, तीसरा, और तीसरे के साथ साथ पहले का OH कहाँ जाएगा, ऊपर। बाकी स्ट्रक्चर सेम, CH2OH H, CH2OH H, CH2OH, और यहाँ पर क्या लिखना है, H। अब चौथा कार्बन मैंने यहाँ पर छोड़ रखा है, वो क्यों छोड़ रखा है पता है आपको, ये बंध दर्शाने के लिए। तो ऊपर तो क्या होगा, H O, और आगे क्या दिखाना है, बंध। ये श्रृंखला पीछे की ओर बढ़ सकती है। अब ये था अपने पास में क्या था, HOH, ये दूसरे वाला था, ये छठा कार्बन है, ये कौन सा था, पहला, तो इसका OH ऊपर था। और चौथे की बात करें तो H ऊपर और OH नीचे। तो बंध इस प्रकार से बनेगा, इसमें कौन सा बंधन बनेगा, बीटा ग्लाइकोसाइडी बंध। कौन सा बनेगा, बीटा ग्लाइकोसाइडी बंध। इसमें आ जाओ, दूसरा है H और OH, तो इसका OH ऊपर, ये कौन सा है, इसका चौथा था, ये कौन सा हो गया, पहला। तो इसका OH ऊपर है और ये इसका चौथा है, तो क्या लिखना है, H और नीचे OH। तो इस प्रकार का बंध यहाँ पर दिखाना है। और यहाँ पर क्या है, H और ऊपर क्या जाएगा, O। तो इस प्रकार से इसको अपने को दिखाना है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स, सेल्यूलोज की संरचना होती है। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन था ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन क्या देखेंगे, जो नेक्स्ट है वो आएगा अपने पास में प्रोटीन। तो आपको जो ध्यान रखना था, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज C6H12O6,
माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, C12 है H22O11, स्टार्च, सेलुलोज C6H10O5 का होल N। बाकी आपको ध्यान क्या रखना था कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बन रहा था, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। माल्टोज का जल अपघटन कर रहे थे तो क्या प्राप्त हो रहा था अपने को, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त हो रहे थे। लैक्टोज की बात कर रहे थे तो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त हो रहे थे। ऐसे ही स्टार्च देखते हैं तो क्या मिल रहा था अपने को, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और सेलुलोज देखते हैं तो क्या मिलता है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो इनकी संगठक इकाई आपको ध्यान होनी चाहिए, तो आप उसका एक चार्ट बना सकते हैं। तो माल्टोज के आगे लिख लेना क्या क्या प्राप्त हो रहा है, लैक्टोज से क्या हो रहा है, सुक्रोज से क्या हो रहा है, स्टार्च से क्या हो रहा है और सेलुलोज से क्या हो रहा है। तो उसका चार्ट बना के आपको लिखना है, फिर पूरी स्ट्रक्चर आपको बनानी है। ये संरचना रटनी नहीं है, समझना है इसको, और बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तब तक आप लोगों को ये स्ट्रक्चर बना के आपको देखना है कि बनती है कि नहीं।